सभी को मेरा प्रणाम। मैं आज आप लोग को प्राचीन इतिहास के बारे में बताऊंगा, यानी कि एशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। एक तो हमने यहाँ टॉपिक डाल के रखा है कि साहित्यिक लिखित स्रोत क्या है। तो मैं पहले बेसिक सा बता दूं कि आपको प्राचीन इतिहास के बारे में, प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी, अगर प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी करना है या उनकी स्रोत के विषय में जानना है तो हमको कुछ बिंदुओं पर, कुछ पॉइंट पे बहुत गहन अध्ययन करना होगा, उसके विषय में जानना होगा। तो आज मेरी फर्स्ट क्लास है प्राचीन इतिहास। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन रखें क्योंकि मैं नए नए अपडेट्स देता रहूँगा। तो मेरा नाम है संदीप। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास अतीत, यानी कि इतिहास अतीत में सभ्यता, यानी कि जो सभ्यता के विकास को सरोकार रखता है। हमें वर्तमान को अध्ययन करना है। अगर हमें वर्तमान को अध्ययन करना है तो हमें प्राचीन भारत का इतिहास, यानी कि देखिए, अब ये मान लीजिए कि हमें इनके विषय में जानना है। अगर हम किसी व्यक्ति के विषय में जानना चाहते हैं या उसके बैकग्राउंड के विषय में जानना चाहते हैं, उसके अतीत के विषय में जानना चाहिए या इसके विषय में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इसके अतीत में जाएंगे, यानी कि इनके हम पूर्वजों के बारे में सोचेंगे, इनके पेरेंट्स के बारे में सोचेंगे, इनके माँ बाप के बारे में जानेंगे। तो ऐसे ही कुछ है हमारा इतिहास, प्राचीन इतिहास, जो हमें जानना होगा, अध्ययन करना होगा। वर्तमान समय को अध्ययन करने हेतु हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। इतिहासकारों को इतिहास एवं संस्कृति के पुनर्निर्माण संबंधी कठिन चुनौतियां आई, यानी कि अगर हम किसी के भी विषय में हमें जानना होता है, मान लीजिए अगर हमें इनके विषय में जानना है तो इनके विषय में अध्ययन करने के लिए हमें इनके पहले गांव में जाना होगा, लोगों से कांटेक्ट करना होगा, संपर्क करना होगा कि भैया बताइए वो कैसे व्यक्ति हैं, यानी कि हमें वहां तक पहुंचना होगा। उसी प्रकार जब प्राचीन इतिहास के विषय में जानना था तो जो हमारे इतिहासकार हैं, जो इतिहासकार थे, उनको बहुत कठिनाइयों को जो है सामना करना पड़ा। पुनर्निर्माण संबंधी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अगर देखा जाए तो सामान्यतः प्राचीन इतिहास पुनर्निर्माण हेतु प्रयुक्त स्रोत है, यानी कि फिर से उसका निर्माण करना। पुनर्निर्माण मतलब क्या हो गया, फिर से उसको निर्माण करने के कुछ स्रोत हैं। अब उन स्रोतों में 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन से स्रोत हैं, मान लीजिए अगर इनके विषय में जानना है तो पहले तो हम इन्हीं से बात करेंगे। पहले अगर कोई व्यक्ति है, इनसे जानना चाहता है, पहले तो हम इनसे कांटेक्ट करेंगे। अगर हमें इनसे विश्वास नहीं है तो हम इनके गांव में जाके लोगों से कांटेक्ट करेंगे कि भैया आप बताइए कि वो व्यक्ति कैसे हैं, या इनके बारे में हम जानकारी चाहते हैं, मुआयना करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पुलिस है, जब भी कोई पासपोर्ट वगैरह हमें बनवाना होता है तो वो मुआयना करने जाता है। अगर हम पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, अगर हम पासपोर्ट बनवा रहे हैं, जब एक आता है, आप लोग को पता होगा कि थाने पे आता है, जांच के लिए होता है कि उनके ऊपर कोई केस या किसी प्रकार का कोई आपत्ति तो नहीं। तो उसी प्रकार अगर हमें इनके विषय में जानना है तो उसी प्रकार हमें गांव के लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, फिर उनके परिवार वालों से संपर्क करना पड़ेगा कि भैया ये बताइए ये कैसे व्यक्ति हैं। तो हम इनके परिवार वालों में जाके पूछते हैं कि आप बताइए कि ये व्यक्ति कैसा है। तो इसी तरीके से जो पुनर्निर्माण प्रयुक्त होते स्रोत हैं 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया। पहला क्या है, साहित्यिक स्रोत, यानी कि हमने बताया साहित्यिक स्रोत है। दूसरा क्या है, पुरातात्विक स्रोत, तथा तीसरा है विदेशी इतिहासकारों व जो यात्रियों के वृत्तांतों से पता चला है। तो इन 3 स्रोतों के विषय में हमें जानना है। अब हम यहां पर देखेंगे कि अगर हम इनके विषय में, मान लीजिए ये प्राचीन इतिहास है, इनका नाम है प्राचीन इतिहास, ये है प्राचीन इतिहास, इनका नाम है। अब प्राचीन इतिहास, इनके विषय में हमें समझने के लिए सर्वप्रथम साहित्यिक स्रोत पे ध्यान देना होगा। किस पे, साहित्यिक, यानी कि साहित्यिक स्रोत, हमें साहित्यिक स्रोत पे ध्यान देना होगा। अब हम साहित्यिक स्रोत के विषय से, यानी कि ये साहित्यिक स्रोत मान लीजिए इनके भाई हैं, ये कौन है, इनके भाई हैं या इनके पापा हैं, ये मान लेते हैं कि इनके ये भाई हैं, इन्हीं के माध्यम से हम जान पाएंगे। 3 श्रेणियों में हम विभक्त कर देते हैं। तो हमने पहले श्रेणी की हम पहले बात करेंगे कि कैसे करना है। इन श्रेणियों की मतलब इन स्रोतों की 2 बड़ी सीमाएं हैं। कौन कौन सी 2 बड़ी सीमाएं हैं, एक उपलब्धता एवं इनका स्पष्टीकरण, यानी कि एक उपलब्धता है, अगर देखा जाए तो 2 श्रेणी है। एक इनका नाम है उपलब्धता,
इनका नाम है उपलब्धता, ठीक है। और दूसरा क्या है, इनका स्पष्टीकरण, यानी कि इनका स्पष्टीकरण सही है कि नहीं, ये मान लीजिए स्पष्टीकरण है, ये स्पष्टीकरण। ये दो चीजों से हम दो स्रोतों के माध्यम से, यानी कि दो स्रोतों की बड़ी सीमाएं हैं, इनकी जो सीमाएं हैं, अब उसमें क्या कहता है कि दो सीमाएं क्या है, आरंभ में पहली बार, यानी कि जब शुरुआत हुआ था, यानी कि शुरू में ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, यानी कि मान लीजिए स्टार्टिंग में जो ये ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी हैं, कौन है, ये ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पहले बोलते थे ये क्या है मैं तुमको नहीं जानता, तो इस तरीके के ये ब्रिटिश हैं, तो इनका लैंग्वेज कुछ अलग सा, तो ये अधिकारी थे। प्राचीन इतिहास पर ध्यान दिया गया, इन्होंने क्या किया, इनके विषय में ध्यान दिया, ये प्राचीन इतिहास है, इन्होंने इनके विषय पे ध्यान दिया। कैसे ध्यान दिया, किंतु उनका उद्देश्य स्वयं की, यानी कि अपने की प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करना था। अब देखिए इनका मतलब ये था कि पहला इनके विषय में जानकारी लो, इनको खोजो, ये कौन है, क्या है, कैसे हैं। तो जब इनके विषय में जानकारी लाना है तो पहले इन्होंने क्या किया, खोजा। लोगों को लगा कि नहीं ये तो भाई सबके समाज के लिए, नहीं, इन्होंने कहा कि ये अपने उद्देश्य के लिए करेंगे, ये लोगों के उद्देश्य के लिए नहीं है, ये खुद की प्रशासनिक चीजों के लिए है। तो इनका कुछ अलग रवैया रहा है, खुद की आवश्यकताओं को पूर्ति करने का रवैया रहा है। उदाहरण में देते हैं, जैसे उदाहरण में हम आपको देते हैं, ये मान लीजिए एक अंग्रेज है, कौन है, एक अंग्रेज है, ठीक है, एक अंग्रेज है जिसका नाम है सर विलियम जोन्स। कौन है, सर विलियम जोन्स, ये है एक अंग्रेज अधिकारी सर विलियम जोन्स द्वारा, ये सर विलियम जोन्स द्वारा सन 1784, यानी कि इनके द्वारा कब, 1784 में, ठीक है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इन्होंने क्या किया, यानी कि यहां पर एक सोसाइटी का उन्होंने निर्माण किया, एक सोसाइटी का निर्माण किया। मान लीजिए ये एक सोसाइटी है, क्या है, एक सोसाइटी है, ठीक है, एक सोसाइटी का उन्होंने निर्माण किया जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये इन्होंने एक एशियाटिक सोसाइटी बंगाल का जो है स्थापना कर दिया। कौन किया, ये किए भैया, इन्होंने कहा ये लो हम कुछ तो नया करेंगे, इतिहास अपना बना के जाएंगे, लोग पढ़ेंगे और आईएएस आईपीएस और एसएससी में सेलेक्ट होंगे, हमारा कुछ नाम जान के, हमारे कुछ कामों को जान के। इन लोग का इतिहास ही तो पढ़ पढ़ के सबको आईएएस आईपीएस और एसएससी की जो है सिलेक्शन लेना है। तत्पश्चात सन, यानी कि जस्ट इसके बाद जो है तत्पश्चात 1861, यानी कि 1861 की बात है, 1861 यानी कि इसके बाद 1861 में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई। यानी कि 1861 में, ये देखिए 1861 में किसकी स्थापना हुई, ये है भारतीय, ठीक है, ये भारतीय क्या है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई। यानी कि 1700, यानी कि यहां देखिए 1784 में सर विलियम जोन्स ने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। फिर उसके जस्ट बाद 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई, ठीक है। इतने पुरातात्विक स्रोतों की खोज को कानूनी गति प्रदान की गई। यानी अब देखिए भैया, ये तो ऐसे जबरदस्ती ना हो पाएगा कि चाहे जो है वही खोज चालू कर देना, ऐसा नहीं हो सकता। इन सब पुरातात्विक स्रोतों का एक कानूनी, यानी कि देखो भैया, अब इनको ऐसे चाहे जैसे कोई भी आके जेल में उठा के नहीं डाल देगा कि आओ भैया तुम सलाखों के पीछे, तुम आओ सलाखों के पीछे रहो, ना ना ना,
सलाखों के पीछे नहीं रखना है। अब ऐसे नहीं, पहले सरकारी आपको परमिशन लेना होगा, सरकारी इजाजत लेनी होगी, तब जाके आप जांच कर सकते हैं। तो साहित्यिक लिखित स्रोत क्या है? अब हम बात करते हैं साहित्यिक लिखित स्रोत की। अब देखिए, साहित्यिक लिखित स्रोत के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, प्राचीन इतिहास को समझने, यानी कि जो भी प्राचीन इतिहास है, यानी कि इनको मान लीजिए, इन्हीं को हमने बताया था ना, प्राचीन इतिहास यही है प्राचीन इतिहास। अगर इनको समझना है, इनको समझने की जो है आपको इच्छा हो रही है, या इतिहासकारों को या पुरातात्विक लोगों को समझना है, या व्याख्या हेतु 3 प्रकार के प्रमुख साहित्यिक लिखित स्रोत हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इनको जानने के लिए 3 लोगों की आवश्यकता है। यही 3 लोग हैं जो आपको बताएंगे इनके विषय में। अब ये 3 लोग कौन कौन हैं? अब इन 3 लोगों के विषय में एक धार्मिक, एक धर्मनिरपेक्ष और एक जो है वैज्ञानिक। इनका नाम है धार्मिक। इनका क्या नाम है? धार्मिक। और इनका नाम है धर्मनिरपेक्ष। और एक ये है भैया वैज्ञानिक। भाई देखिए, हर चीज, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इस चीज को समझ लीजिएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि देखिए, चाहे धार्मिक हो, चाहे धर्मनिरपेक्ष हो, चाहे वैज्ञानिक हो, इस तरीके से आपको इन चीजों के माध्यम से समझना होगा। तो आप लोग देखिए, कुछ अन्य प्रकार के, जैसे कुछ अन्य लोग भी हैं, यही 3 लोग नहीं हैं, समझिएगा, यही 3 ही लोग नहीं है, कुछ अन्य लोग भी हैं। जैसे मोहल्ले में अगर एक लोग से जानकारी आप मांगेंगे तो 2-4 टी बगलियों में हूँ करने वाले खड़े रहते हैं। तो उसी प्रकार कुछ अन्य भी हैं। कुछ अन्य में कौन कौन है? एक संगम साहित्य है, दूसरा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। यानी कि देखिए, एक है, इनका नाम है संगम साहित्य, ये संगम साहित्य है, ठीक है। और ये दूसरे हैं, हूँ हाँ हाँ वाले हैं। अब दूसरे कौन है भैया? दूसरे जानना भी जरूरी है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। ये है। तो ऐसे में हमें पता चल सकता है कि हम किन किन लोगों से इनके विषय में अत्यधिक और अच्छे से सावधानी पूर्वक समझ सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं, पहले व्यक्ति की बात करते हैं कि ये इनके विषय में क्या कहते हैं। पहले व्यक्ति के बारे में हमने बताया था कि ये हैं, ये तो प्राचीन इतिहास है, ये है प्राचीन इतिहास। और जो ये हमारे जो बताने वाले हैं, ये धार्मिक साहित्य हैं। कौन है? ये धार्मिक साहित्य है। अब भाई धार्मिक साहित्य हैं, कुछ तो कहेंगे ही। क्या कहेंगे इनके विषय में? या ये कैसे बताएंगे? धार्मिक साहित्य की प्राकृतिक मुख्यता धार्मिक ही होती है, ये कुछ अलग नहीं है। ये धार्मिक है तो धार्मिक ही होगा। ये किसी समय अवधि के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक और सैद्धांतिक जो भी चीजें पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। ये किस किस चीजों पर प्रकाश डालते हैं? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैद्धांतिक पहलुओं पर क्या करते हैं? प्रकाश डालते हैं। तो हमें इस पे ध्यान देना है। किंतु इनका जो उपयोग है, अत्यधिक सावधानी से करना चाहिए। यानी कि कोई भी हो, अगर सामाजिक आर्थिक करते हैं, सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक, सैद्धांतिक, ठीक है, सैद्धांतिक। यानी कि हम किसी भी अगर पहलू पर प्रकाश डालते हैं, यानी कि किसी भी पहलू पर अगर प्रकाश डाला जाता है, तो किंतु इस पे तो हम प्रकाश डालेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैद्धांतिक। अगर हम इन सब पहलू पे प्रकाश डालते हैं,
यानी कि इनके हम इतनी चीजों पे प्रकाश डालते हैं। अगर प्रकाश डालेंगे तो भैया देखो, किसी के विषय में अगर स्टोरी बताओगे तो थोड़ी सावधानी से बताओगे, कहीं उल्टा सीधा मैटर ना हो। अगर उल्टा सीधा मैटर होगा तो फंस जाओगे कि तुम वही बताए थे। तो इसीलिए हमें सावधानी से मुख्यतः 2 कारणों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से कारणों की आवश्यकता है? अगर इनके विषय में हमें कुछ बताना है तो 2 कारणों की मुख्यतः आवश्यकता है। आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे धार्मिक स्रोतों में से अधिकांश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक परंपरा में चली। अगर देखा जाए धार्मिक में अगर देखा जाए कि कोई किताब है, मान लीजिए अगर यहाँ गुरुजी हैं, मान लीजिए गुरुजी हैं और यहाँ शिष्य लोग हैं, ये शिष्य लोग हैं, तो पहले के समय में ऐसा देखा जाता था कि लिखने उखने तो था नहीं भैया कि लो लिख लो, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो क्या करता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मौखिक चलता था। अगर ऐसा होता था कि गुरुजी ने बताया आम, तो दूसरा जाके कहता था आम, तीसरा भी जाके कहता था आम, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बस ऐसे ही चलती गई, मौखिक रूप से चलती गई। तो यहाँ ये ध्यान देना, परंपरा के माध्यम से हस्तांतरित हुई, बढ़ता गया। एक तो हमें ये पता चला। दूसरी क्या है कि धार्मिक साहित्य की रचना मुख्यतः समाज को आदर्शात्मक दृष्टिकोण से देखा गया, के साथ मार्गदर्शन भी दिया गया। यानी कि समाज को क्या किया गया है, एक जैसे ये समाज है, मान लीजिए ये समाज है। अब समाज को कैसे देखा गया, समाज को आदर्शात्मक तरीके से, और दूसरी चीज मार्गदर्शक तरीके से देखा गया। यानी कि इन चीजों को हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर हम देखें तो धार्मिक साहित्य में निम्नलिखित चीजें शामिल हैं। अब देखिए धार्मिक साहित्य में कौन कौन चीजें शामिल हैं, इसमें धार्मिक साहित्य है। अब देखिए इनके साथ साथ कौन कौन लोग शामिल हैं, इन विषयों पे हमें विशेष ध्यान देना है। जैसे वेद में है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जैसे ये वेद हैं, मान लीजिए इनका नाम वेद है, ये कौन है, वेद ना समझ लीजिएगा कि जो है ये वेद चाचा हैं। अब इनके कौन कौन बच्चे हैं ये समझिएगा। एक ऋग्वेद है, इनका एक बच्चा है जिनका नाम है ऋग्वेद, ये एक ऋग्वेद है। और दूसरा बच्चा कौन सा है, सामवेद। धार्मिक साहित्य में ये लोग शामिल हैं, देखते जाइएगा। यजुर्वेद, अथर्ववेद, कौन कौन है, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद हो गए, और ये कौन है, अथर्ववेद। ये अथर्ववेद है। इतने लोग इसमें शामिल हैं, यानी कि ये वेद चाचा जो हैं इनके ये पुत्र हैं जो कि धार्मिक साहित्य में क्या हैं, शामिल हैं। इनको ध्यान देना। संस्कृत, अब संस्कृत महाकाव्य में देख लीजिए रामायण व महाभारत। अब ये मान लीजिए हमारा जो है सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ रामायण और व महाभारत, ये है संस्कृत महाकाव्य, ये है संस्कृत महाकाव्य, यही है, याद रखिएगा। संस्कृत महाकाव्य को मत भूलिएगा, यही है, समझ लीजिएगा, नहीं लाठी से सोटा पड़ेगा अगर भूल गए इनको आप। तो इनमें इनके 2 लोग हुए जो सबसे महान हुए, जिनको आज पूरा विश्व जानता है। रामायण और ये है महाभारत, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा, इतने लोग शामिल हैं संस्कृत महाकाव्य में। और पुराण में क्या क्या है, पुराण में है धर्मशास्त्र, ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग, सूत्र साहित्य, स्मृति साहित्य आदि शामिल है। और बौद्ध साहित्यिक में कौन कौन शामिल है, त्रिपिटक, शुंत, विनय तथा अभिधम्म पिटक। जातक कथाएं, देखिए जातक कथाएं अरण्यक, मिलिंद, पन्हो, दीपवंश और बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारी स्रोत इसमें जो कि शामिल हैं। महामंस है, दिव्यावदान है, महावस्तु है, ललित विस्तार है, मंजूश्री है और मूलकल्प आदि। और जैन साहित्य में अंग है, अगम है, जो है इसमें
छेद सूत्र है, मूल सूत्र हैं, आदि इतनी चीजें। तो आज के लिए इतना ही, और आगे मैं आपको कल बताऊंगा कि और कैसे कैसे आगे बढ़ा, क्योंकि और भी ये धर्मनिरपेक्ष है, इसके विषय में मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आज इतना ही। थैंक यू सो मच।